तो गाइस आज हम बात करेंगे लूकीसम के चैप्टर नंबर 556 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का एक किंग गीटे के सामने फालतू बोल रहा होता है। उसे गालियां देते हुए बोल रहा होता है अपनी औकात पे रह, नहीं तो तेरे को तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। लेकिन गीटे के साथ के बंदे को अच्छी तरह से पता होता है कि गीटे किस तरीके का मॉन्स्टर है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इससे पहले कि गीटे यहाँ पे खून की नदियां बहाता, प्री जनरेशन का जेंटलमैन नाम का बंदा कहता है, बस बहुत हुआ, अभी अभी तो हमने बात करना शुरू करा है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी अपनी सीट में जाके बैठ जाओ। और हम सबको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि तुम मुझे उस वक्त में वापस लेके जाओगे जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद गीटे किम अपनी बात क्लियर करते हुए कहता है, जो मैंने कहा है मेरा मतलब बिल्कुल वही है। मैं सब कुछ वैसा ही कर दूंगा जैसा पास्ट में हुआ करता था। सीधी तरह से बोलूं तो सारी चीजें प्री जनरेशन के टाइम की तरह हो जाएंगी, यानी कि वो वक्त जिस वक्त गैप्रियोंग किम ने यामाजाकीस को यहाँ से भगाया था और उसी के बाद वो बना था अंडरवर्ल्ड का किंग। लेकिन उस वक्त गैप्रियोंग किम के दिमाग में एक बहुत ही बचकाना सा ख्याल आया था। अंडरवर्ल्ड का किंग उस वक्त खुली दुनिया का राजा बनना चाहता था। वो दुनिया को रोमांटिक नजरिए से देखता था, इसलिए पॉलिटिक्स में उतरा। लेकिन असलियत में वो अपनी किस्मत से भाग रहा था, क्योंकि वो किंग था अंडरवर्ल्ड का। और मेरे हिसाब से उसे पूरी दुनिया को अपनी ताकत के दम पे अपने घुटनों पे लेके आ जाना चाहिए था। गैप्रियोंग ने ऐसा नहीं करा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है सही रास्ता कौन सा है, और मैं उस रास्ते पे चलूंगा जिस पे गैप्रियोंग ने चलना छोड़ दिया था। मेरे हाथ उन सारी चीजों पे जाएंगे जिन पे गैप्रियोंग के हाथ नहीं पहुँच पाए, और इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है। सारे किंग्स गीटे की बात सुन रहे होते हैं और प्री जनरेशन का जेंटलमैन गीटे किम के सामने आके कहता है, तुम्हारी स्पीच सच में काफी ज्यादा दिलचस्प थी। तो तुम ये बोलना चाहते हो तुम गैप्रियोंग किम से अलग हटके काम करोगे। इन शॉर्ट तुम चाहते हो हम तुम्हारी अंडरवर्ल्ड का किंग बनने में मदद करें। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे खरीदना तुम्हें सस्ता नहीं पड़ेगा। गीटे इसकी बातें सुनते हुए मस्त चिप्स खा रहा होता है और उसके बाद कहता है, लगता है यहाँ पे कुछ गलत फहमी हो गई है। मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों से बस एक चीज चाहिए, और वो है चुपचाप से मेरा कहना मानो। और ये बात गीटे जेंटलमैन के मुंह पे चिप्स देते हुए बोल रहा होता है। गीटे की ये बात सुन के यहाँ पे जितने भी किंग्स होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। लेकिन शैमचौक के किंग का तो पहले ही दिमाग खराब होता है गीटे को देख के, इसलिए वो अपने सामने पड़ी कुर्सी को गुस्से में फेंक देता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है हरामजादे। और हरामजादे, तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे किन लोगों के सामने खड़ा है? तू चाहता है हम सब तेरे सामने घुटने टेक दें ताकि तू किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन सके? हाँ, जाके अपनी माँ को बोल तेरे सामने घुटने टेकने के लिए, हम नहीं टेकने वाले। अभी शैमचौक के किंग और उसके साथ के बंदे यहाँ पे तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और गीटे किम की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। मामला यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। लेकिन इतने में ही शैमचौक के किंग और उसके साथ के बंदों के मुंह पे लातें पड़ती हैं और तीनों के ये एक साथ लात मारी होती है जेंटलमैन ने, और सिर्फ एक एक लात में ये तीनों के तीनों ढेर हो जाते हैं। इन तीनों का गेम बजाने के बाद जेंटलमैन कहता है, माफ करना, स्मेल के मामले में मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ। यहाँ पे अचानक से ब्रेस्ट मिल्क की स्मेल आने लगी थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। एक अजीब से पोज में खड़ा होकर जेंटलमैन गीटे को बोल रहा होता है, गैप्रियोंग किम गलत थे, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। जब उन्होंने यामाजाकीस को यहाँ से खदेड़ा था तो उस वक्त यहाँ के नियमों की वाट लग चुकी थी। उस वक्त उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि पूरा क्रिमिनल वर्ल्ड उनके अंडर में आता था। इसलिए इसमें कोई भी दो राहें नहीं है कि वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड हुआ करते थे, और क्रिमिनल्स की पूरी दुनिया में राज करने की वजह से उनके हाथ में काफी सारा पैसा भी था, लगभग उतना ही पैसा जितना पूरी की पूरी शियोल सिटी का बजट है। लेकिन वो इस दुनिया को बदलना चाहते थे, वो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड के पद को छोड़ के ज्वाइन करी पॉलिटिक्स। लेकिन अंडरवर्ल्ड के बाहर के लोग उन्हें सामान्य दुनिया में नहीं चाहते थे, और आखिरकार उन्होंने दोनों ही दुनिया को खो दिया। न अंडरवर्ल्ड की दुनिया उनके पास रही और न ही बाहर की दुनिया। लेकिन मैं काफी हैरान हूँ कि गैप्रियोंग किम का बेटा उसी रास्ते पे दोबारा से चलना चाहता है। और जब जेंटलमैन ये सारी की सारी बातें बोल रहा होता है तो बाकी के किंग्स अपनी अपनी जगह पे उठ रहे होते हैं, और जेंटलमैन गीटे के सामने अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे चल के मुझे निराश मत करना। मेरे घुटने जो तुम्हारे सामने झुके हैं ये काफी ज्यादा महंगे हैं। गीटे इसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है, तो कुछ ऐसा है जो तुझे चाहिए? हाँ, जेंटलमैन कहता है, हाँ,
उस चीज के बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम किंग बन जाओगे। ठीक है गाइस, मैंने तो अपना मन बना लिया है, लेकिन तुम सबका क्या? तुम सब क्या करने वाले हो? यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब की चुप्पी को मैं हाँ समझूंगा। और इस तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे गीटे के अंडर में आ जाते हैं और गीटे के साथ का बंदा उसको कहता है, लगता है बॉस आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बाकी है। यह प्रॉब्लम, और वो क्या है? वो दरअसल बॉस जियोलाडो और बाकी के अदर रीजन्स के हाई रैंकिंग के किंग्स ने आने से यहाँ पे मना कर दिया है। और गीटे को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, गीटे किसी को काटने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं, इसलिए कहता है जितने भी किंग्स ने यहाँ पे आने से मना करा है उनमें से यहाँ से सबसे ज्यादा पास कौन है? और इस बात का गीटे को जवाब मिलता है द लैंड ऑफ वॉर इंचियन, यानी कि अब खतरनाक पंगे होने वाले हैं इंचियन में। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे जेक किम फर्स्ट जनरेशन के 3 किंग्स के साथ बैठा होता है और उसी ने इन तीनों को यहाँ पे इनवाइट भी करा है। तीनों को रिस्पेक्ट देते हुए तीनों के सामने खाना पीना रखवाया गया होता है। और टेसोमा जेक किम को कहता है, ये बिल्कुल मत सोचियो, मैं यहाँ पे सेकंड जनरेशन के एक बंदे के कहने पे आया हूँ, अगर बात हडसन की ना होती तो मैं यहाँ पे ना आता। गॉन्गशॉप जी कहता है, मेरा भी बिल्कुल सेम है, अगर बात जैक की ना होती तो मैं भी यहाँ पे नहीं आता। वैसे भी मैंने दुनिया की मोह माया को बहुत समय पहले पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके बगल से आवाज आती है, अबे साले कम से कम हाथ की घड़ी निकालने के बाद बोलता कि दुनिया की मोह माया को पीछे छोड़ दिया है तूने। लेकिन शुआन के किंग, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? श्योगडू वैंग कटोरी को उठा के ना जाने क्या देख रहा होता है और कहता है, नहीं मैं बस कुछ चेक करना चाहता था, क्या यहाँ पे वेज खाना नहीं है? तीनों को जेक एक स्माइल के साथ कहता है, सीनियर्स आपका होस्ट बनना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, चलो खाने को एंजॉय करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। मक्खन लगाना छोड़ और सीधा मुद्दे की बात कर, आखिर बात क्या है? ठीक है सर, तो मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। लगता है आप तीनों को भी वहाँ से इन्विटेशन आया था, लेकिन आप तीनों वहाँ नहीं गए। मैं यहाँ पे गीटे किम के इन्विटेशन की बात कर रहा हूँ। गीटे किम ने कंट्री के सारे किंग्स को इन्वाइट करा था, लेकिन टॉप रीजन्स के किंग ने इन्वाइट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ज्यादातर किंग्स वहाँ पे गए थे। गीटे किम अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। गॉन्गशॉप ने पौवा मारना स्टार्ट कर दिया होता है और कहता है, मुझे पता था ये यही बात बोलेगा। और जेक बोलता भी यही है कि मैंने तुम तीनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि हम सब साथ में मिलके गीटे को रोक सके। लेकिन इन किंग्स को देख के लग नहीं रहा होता कि वो जेक की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। श्योगडू वैंग के सामने जो खाना रखा होता है वो उससे इतनी देर से सब्जी ढूंढ रहा था और उसे एक सब्जी का पीस मिल भी जाता है। और टेसोमा जेक को कहता है कि तू चाहता है कि हम तेरे अंडर में रह के काम करें, हाँ? लेकिन जेक का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि उसे इन तीनों के ऊपर राज चलाना है। जेक इन तीनों के सामने एक सिंपल सा ऑफर रखता है कि हमें एक अलायंस बनानी होगी, यानी कि सबको साथ में मिलके काम करना होगा। लेकिन गॉन्गशॉप जो टल्ली हो चुका होता है साफ कहता है उसे इस चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही उसे इस बात की चिंता है कि गीटे किम अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाएगा। और ना ही गॉन्गशॉप जी खुद को इंसाफ का कोई मसीहा समझता है जो सबको इंसाफ देता फिरे। वैसे गॉन्गशॉप की फीलिंग में अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो इंसाफ का मसीहा क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके साथ खुद ना इंसाफी हो गई थी, कोई उसकी टांग लेके चला गया था और अब जाके ये लोग रिटायर हो चुके हैं, इसलिए दोबारा से फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाले बंदों ने मदद करने से मना कर दिया होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक और बंदा आता है और कहता है, हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है भी नहीं, वैसे भी तुम लोग सिर्फ हमारे रास्ते के बीच में आओगे, उस हरामजादे को तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। गीटे किम मेरे हाथ से मारा जाएगा। जिनरैंग को देख के टल्ली गॉन्गशॉप कहता है, ओह जरा देखो तो यहाँ पे कौन आया है। सब हमेशा बोलते रहते हैं कि बुशान सबसे ज्यादा अलग है, और अलग तो है ही, हमारे सामने एक हाथ वाला भेड़िया खड़ा है। टेसोमा कहता है, मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी ऐसी हालत में क्या कर सकते हो। इतने में ही जेक कहता है, हमें एक अलायंस बनाने की जरूरत है। मैं गीटे किम से इसलिए फाइट नहीं करना चाहता कि मेरे पास इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल मेरे पास उससे फाइट करने का सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन है मेरे लोग। मैं नहीं चाहता जो लोग मुझे पसंद हैं वो गीटे किम के हाथ से मारे जाएं। सीनियर्स, मैं आप लोगों की सिचुएशन समझता हूँ, इसलिए भूल जाओ जो मैंने अभी अभी आपको अलायंस का ऑफर दिया था, और उम्मीद करता हूँ आपको खाना पसंद आया हो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन इतने में ही टल्ली गॉन्गशॉप अपनी जगह पे उठता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अलाइड भी गीटे किम को रोकने के लिए जरूर आगे आएगी, और अगर अलाइड गीटे किम को रोकने के लिए आएगी तो जैक ली भी जरूर आएगा। टेसोमा का भी यही कहना होता है, अगर अलाइड आएगी तो हडसन भी आएगा, और इस वक्त हमारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें भी आना होगा। इसलिए टेशो और गॉन्गशॉप तो इस प्लान में इन हो चुके होते हैं, और श्योगडू वैंग को भी कहीं
कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि कहीं उसके साथ के बंदे भी खतरे में ना आ जाएं, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। और फाइनली ये सारे के सारे लोगों ने अपनी अलायंस बना ली होती है और जेके एक स्माइल के साथ कहता है, मानना पड़ेगा उन लोगों के टीचर्स सच में काफी ज्यादा महान हैं। बट इतने में ही टेसोमा कहता है, लेकिन हमारी ये अलायंस काम नहीं करने वाली है, क्योंकि गीटे किम अपने साथ प्री जनरेशन के बंदों को भी शामिल करने वाला है, इसलिए सिर्फ हम 4 लोग काफी नहीं होंगे उन सब से फाइट करने के लिए। इसका जवाब देते हुए जेक कहता है, इसीलिए मैं बाकी रीजन्स के किंग से भी मिलने वाला हूँ। बाकी किंग्स जैसे कि कौन? मैं बात कर रहा हूँ इंचियन की। चीजें गीटे किम के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगी। और यार इस सीन में हमें किंग ऑफ इंचियन के बगल में एक और बंदा दिखाया जा रहा है जो कि मुझे बिल्कुल शीनु हान की तरह लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गीटे और जेम्स ली एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और गीटे जेम्स को कहता है, जेम्स ली तो फाइनली तुम वो लेके आ चुके हो, तो अब हम अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल जेम्स ने गीटे के सामने कुछ फोटोग्राफ्स रखी होती है और कहता है, प्लीज इन्हें चेक करो, ये हमारा प्लान है, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम्हें जान से मारना है। गीटे ये 4 फोटो उठा के देखता है और कहता है, ये सारे के सारे बिग शॉट्स हैं। हाँ तुमने सही कहा, तो मिस्टर गीटे किम तुम शुरुआत किससे करोगे? और यार गीटे किम के हाथ में जो 4 फोटो होती है, भले ही उसमें कौन कौन है ये हमें ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहली वाली फोटो का बंदा हमें साफ साफ नजर आ रहा है। भले ही उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। वैसे पहचान तो मैं 4 बंदे सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो बंदा काफी हद तक क्लियर दिख रहा है वो है टॉम ली। वैसे टॉम ली के साथ मिस किम भी फोटो में है, तो मिस किम और टॉम ली में से कोई भी हो सकता है जिसको गीटे को टारगेट बनाना है। लेकिन मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि गीटे का टारगेट हो टॉम ली, क्योंकि टॉम ली होगा तभी मजा आएगा। वैसे भी मिस किम को मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉम ली को मारना अपने आप में एक फाइनल बॉस को मारने जैसा है। और जिन लोगों ने मैनेजर की मानवा देखी है और लुकी समानवा भी देखी है, वो ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो खैर ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।